नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना 10वां मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व करेंगे। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि अब आपके पास एक सप्ताह का समय बचा हुआ है और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आज तो छुट्टी है, तो कल आपका एडमिट कार्ड आने के पूरे चांस हैं। यदि कल आपका एडमिट कार्ड नहीं आता तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल कोई कसर मत छोड़िए, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? मानस टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? काफ़ी फेमस है ये, डी ऑप्शन इसका सही है, असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन सेकंड, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार नाम से आपको केरल रिलेट करने में आसानी होगी, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कच्छ का रण, डी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य ना टोटल है 567, तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कुछ इम्पॉर्टेंट आप देख लीजिए उनमें से। तो जो ये चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य है वो असम में स्थित है, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र की संख्या के पिरामिड का चित्रण दिया गया है। मतलब यहाँ पे जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ना वो संख्या का है और वो भी उसके एक्वेटिक इकोसिस्टम का है। तो संख्या का पिरामिड है ना, इसमें वर्टिकल होगा। तो जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं ना, इसमें सबसे जो सटीक है ना, देखो आप पहला ऑप्शन जो दिया गया है ना, तो इसमें जू प्लैंकटन को आप देखोगे तो इसका साइज बीच में बढ़ गया है। तो ऐसा होता नहीं है कि मतलब नीचे से इधर से मान लो फाइटोप्लैंकटन से स्टार्ट होगा ये, फिर जू प्लैंकटन, इससे ज़्यादा, फिर हेरिंग। तो ये ऐसा नहीं होता है, ये इसके आगे नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही दूसरे में भी है, ऐसा ही है, आगे पीछे नाम कर दिए हैं। बी में भी जू प्लैंकटन का साइज बढ़ा दिया है। सी में नंबरिंग सही नहीं है, जो डी ऑप्शन है आपका वो सही है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा आपका। नीचे सबसे पहले है फाइटोप्लैंकटन, फिर जू प्लैंकटन, फिर हेरिंग, फिर समुद्री शेर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं। बायोटिक एलिमेंट्स की बात कर रहा है इकोसिस्टम के। तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये सब जो है ना वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सही मार्ग क्या है? तो ऊर्जा प्रवाह है ना वो कहाँ से किस तरफ होता है? तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद शाकाहारी होंगे, फिर मांसाहारी, फिर डिकम्पोजर। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 4 ऑप्शन जो है ना इनमें बताना है कि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी में। तो इन 4 में से ना सबसे ज़्यादा बी, साइलेंट वैली जो है ना केरल में, वहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, इसको UNCCC बोलते हैं, इसका मूल उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं। अंटार्कटिक महासागर की पिघलती बर्फ को स्थिर करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवजनित हस्तक्षेप को रोक सके। आपका बी ऑप्शन है ना वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ जलवायु कार्रवाई पर
द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, मतलब MOU साइन किया है। तो ये UAE के साथ किया है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना का मिशन नहीं है? तो जो जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना मिशन है उसमें 8 मिशन शामिल हैं आपके। तो उसमें से जो चौथे नंबर का है ना, सतत विकास पर राष्ट्रीय मिशन, ये उसमें नहीं है, बाकी ये 3 है। ये 8 आपको याद होने चाहिए। मैंने जो जलवायु परिवर्तन टॉपिक है उसमें ये 8 मिशन लिखाए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा बादल साफ और शुष्क मौसम का सूचक है? मतलब साफ और शुष्क मौसम किसमें होता है? तो इसमें जो बी ऑप्शन है ना, पच्छाव मेघ, इसमें मौसम है वो साफ और शुष्क रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, WPA 1972 का हिस्सा क्या नहीं है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का हिस्सा कौन नहीं है? अवैध हत्या, अवैध शिकार, अवैध व्यापार या ANI में SC/ST द्वारा शिकार को रोकें। ANI, इसमें जो ANI है ना वो है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो वहाँ पे जो शेड्यूल्ड एनिमल्स है ना उनको रोकना इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोला हिस्सा नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? कौन सा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये बी ऑप्शन आपका सही है, आंध्र प्रदेश में। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, वनों की देखभाल और साझा नीति लागू होती है। तो ये JFMC जो है ना, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, JFMC ये कार्य करती है देखभाल और साझा नीति। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ निवास नहीं करता है? तो जो 4 ऑप्शन दिए गए ना इसमें सी ऑप्शन सही है, क्योंकि गिर में ना एशियाई शेर रहते हैं, वहाँ पे बाघ नहीं रहते। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव द्वारा किया जाता है। तो जो नेशनल पार्क्स है ना वो इन सीटू कंजर्वेशन के उदाहरण है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कुल वन और वृक्षों से भौगोलिक क्षेत्र कितना है ये बोल रहा है। तो ये जो ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2021 की, उससे है ये क्वेश्चन। तो इसमें वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों का सम पूछ रहा है। तो सी ऑप्शन आपका सही है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? देश के लिए वनों का आर्थिक महत्व है। ऑप्शन है कई वन आधारित उद्योगों जैसे कागज और लुगदी उद्योग के कच्चे माल का एक स्रोत है। तो पहला तो सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन ये दिए गए हैं। ग्रामीण आबादी के लिए वन ईंधन का एक स्रोत है, वन सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है और यह स्थानीय आबादी की कमाई के स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह उपरोक्त सभी, तो ए और बी और सी जो तीनों है ना वो सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगलों में सागौन एक प्रमुख वृक्ष प्रजाति है? यह UPSC प्रीलिम्स 2015 क्वेश्चन है। तो जो सागौन है ना वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जो ये ऑप्शन है ना यहीं पे एक मुख्य प्रजाति है इस तरह के वनों में। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वन अधिनियम ने भारत के वनों को आरक्षित
संरक्षित और ग्रामीण वनों में विभाजित किया? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो वन अधिनियम 1878 है, इसके द्वारा पहली बार वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण वन इन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य है? तो सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? COP27 में कितने देशों ने भाग लिया इसमें, ऐसा होना चाहिए। तो COP27 में 190 देशों से अधिक, लगभग 190 देश, इतने देशों के कुछ के राष्ट्र प्रमुख और कुछ के प्रतिनिधि कुछ ने अपने भेजे थे। तो इसका बी ऑप्शन है ना, वो सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन क्रेडिट के बारे में सही नहीं है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, जो मैंने मॉक टेस्ट करवाए हैं उसी में ये हमको लगता है चौथी बार कम से कम आया होगा। इसका डी ऑप्शन सही है। जो UNEP है ना, वो नहीं मूल्य निर्धारित करता कार्बन क्रेडिट का, वो मार्केट पे बेस्ड होता है इसका मूल्य। अगला क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन क्रेडिट की खोज और स्वच्छ विकास तंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पर्यावरण का संरक्षण इसी से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 27, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कोडागू और केरल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं के लिए अक्सर खबरों में रहता है। ये विशेष शब्द संबंधित है। तो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यानों के चारों ओर फैला हुआ है। यही ऑप्शन आपका सही है, सही लग रहा है वैसे। बाकी भी देख लेते हैं। वह क्षेत्र जो घने जंगल के बाहर है। तीसरा, सतत विकास के लिए अनुमति देते हुए किसी क्षेत्र की जैव विविधता का संरक्षण करना। यह वह क्षेत्र जहां नगर नदियों के निकट स्थित है। इसका सी ऑप्शन है ना, वो ज़्यादा सटीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, सर्वोच्च न्यायालय ने संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए न्यूनतम कितने किलोमीटर का एक अनिवार्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र मतलब इको सेंसिटिव जोन बनाने का निर्देश दिया है? वैसे तो ये 10 किलोमीटर का है, लेकिन सब जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने बोला कम से कम ये 1 किलोमीटर तो आप रखो ही, 10 किलोमीटर नहीं कर सकते। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो जो ये ऑप्शन दिए इनमें जो डी है ना, राष्ट्रीय चंबल उद्यान, इसको ESZ घोषित किया गया है। और यहाँ पे आप घड़ियाल देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा घड़ियाल यहीं पे पाए जाते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल में मैंने अंतर बताया है कि जो मगरमच्छ है उनका जो थूथन जो होता है ना, वो जबड़ा वो काफ़ी चौड़ा होता है, लेकिन घड़ियाल का पतला होता है, इससे आप पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक सीमा पार वन्यजीव संरक्षण पार्क बनाने के लिए भागीदार देशों में से नहीं है? मतलब ये बताना है कि ये जो देशों के नाम दिए गए हैं, तो इनने आपस में समझौता किया है कि जो बाउंड्री है ना इन देशों की, इनके बीच में तो वन्यजीव संरक्षण पार्क बनाया जाएगा। तो इसमें कौन भागीदार नहीं है? तो चीन भागीदार नहीं है, बाकी भूटान, नेपाल और भारत ने आपस की सीमाएं जो है ना वहाँ पे वन्यजीव संरक्षण पार्क बनाने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, जहाँ तक वनों के संरक्षण का संबंध है, निम्न में से किसे सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जो आरक्षित वन है ना वो सबसे मूल्यवान है। सी ऑप्शन आपका सही है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य सरकार ने विदेशी नीला कुरिंजी पौधे के लिए एक संरक्षण योजना की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने की है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधागिरी अभियान शुरू किया है? तो ये पौधागिरी अभियान शुरू किया हरियाणा सरकार ने। कहाँ पे? डी ऑप्शन इसका भी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट मतलब ISFR कितने वर्ष के बाद जारी की जाती है? तो ये हर 2 वर्ष में जारी की जाती है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? खेतों, घरों, नहरों को हवा से बचाने के लिए लगाए गए पेड़ों की पट्टियों को क्या कहा जाता है? तो हवा से बचाने के लिए विंड ब्रेक बनाए बोलते हैं उनको, जो पेड़ों की पट्टियाँ बनाई जाती हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 36 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी और पोषक तत्वों के प्रतिधारण के मामले में सबसे उपयुक्त है? तो ये सिल्ट जो है ना वो है सबसे ज़्यादा पोषक तत्व और पानी जो एब्जॉर्ब करती है। बी ऑप्शन है सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 इसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कृषि वस्तुओं के लिए MSP निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो जो फसल है ना, कई फसलों के लिए MSP घोषित किया जाता है। तो जो MSP घोषित करता है वो है कृषि लागत और मूल्य आयोग। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 38, सबसे पुरानी ज्ञात कृषि वानिकी प्रणाली है? तो कृषि वानिकी मतलब जहाँ पे पेड़ भी होते हैं, फसल भी की जाती है। तो झूम खेती जो है ना, ये सबसे प्राचीन कृषि वानिकी प्रणाली है, प्रणालियों में से एक है। 38 का सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 39 क्या बोल रहा है? RBI के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंडों के तहत कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने वाले ऋण में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? कृषि ऋण, सहायक गतिविधियां या कृषि अवसंरचना? तो ये तीनों शामिल है। तो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40, सिंचाई में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सौर जल निधि योजना ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये ओडिशा के द्वारा शुरू की गई है। तो सी ऑप्शन है ना इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, भारत में 100% जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम, और ये विश्व में भी पहला है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, किसानों पर राष्ट्रीय आयोग का गठन वर्ष 2004 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये भी मैंने पढ़ाया है। तो ये जो MS स्वामीनाथन है, जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। ऑप्शन देखो किस में दिया गया है, ये डी जो है ना ऑप्शन इसमें दिया गया है MS स्वामीनाथन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43, विराट IPM 25 निम्न में से किसकी नई किस्म है? अब ये फसल की किस्म आ गई यहाँ पे, तो इसमें आप ये याद करना नहीं है आपको, ये आपके सिलेबस में है नहीं। तो ये वैसे मूंग की दाल की एक किस्म है। 43 का ए ऑप्शन है ना वो सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 44 क्या बोल रहा है? इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के उत्पादन के लिए अलग रखा गया क्षेत्र या कुछ अप्रत्यक्ष लाभों के लिए काष्ठीय वनस्पतियों के अंतर्गत अनुरक्षित क्षेत्र, तो ये इसी को वन बोला जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, जंगल में उत्कृष्ट पुनर्जनन स्थिति के लिए दिया जाने वाला मानक रंग, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो अच्छी स्थिति है तो ग्रीन, थोड़ा कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं इसको। तो 45 का ए है ना सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। आरक्षित वन की घोषणा IFA मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की किस धारा के तहत संभव है? तो ये धारा 3 से 27 इसमें आरक्षित वन में आते हैं। उसके बाद ग्राम्य वन में आती है 28, फिर 29 से 34 ये आती हैं धाराएँ संरक्षित वन के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47, संरक्षित वन को के वन अधिनियम के तहत घोषित किया गया है। तो संरक्षित वन
वन अधिनियम 1927 के तहत घोषित किया गया। तो ये 47 का ए ऑप्शन है, सही हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था 1974 से 79 तक जिसका टाइम पीरियड था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1927 का जो भारतीय वन अधिनियम बोल रहा है इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें 13 अध्याय हैं। बी ऑप्शन है आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि वनों के अंतर्गत भूमि को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है? तो वो झूम की खेती जो है ना, वो बी ऑप्शन है, सही है कि झूम की खेती में ना बोल रहा है कि वन के अंतर्गत भूमि इसमें कहाँ से बढ़ती है। 51 क्वेश्चन नंबर है, वनों की कटाई का नुकसान है। तो वनों की कटाई होगी तो मृदा अपरदन में वृद्धि होगी। ए ऑप्शन ही इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 52, ग्रेटर वन हॉर्न गैंडे मतलब एक सींग वाले गैंडे की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत सूचीबद्ध है? तो अनुसूची 1 में रखे गए हैं सब। डी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 53 क्या बोल रहा है? वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1980। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घनत्व स्वतंत्र सीमित कारक है? मतलब जो नीचे दिए गए हैं फैक्टर्स, तो बोल रहा है इनमें से कौन डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है? बोल रहा है ना घनत्व स्वतंत्र, तो जो भूकंप है ना वो डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 55 अगला क्या बोला? DDT जैसे मानवपोड खतरनाक रसायनों के उपयोग से मछली की आबादी में कमी आती है क्योंकि रसायन के प्रभाव की नकल करता है। तो इसका सही आंसर है ए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, इस पे इफेक्ट डालता है तो इनकी आबादी है ना मछली की कम हो जाती है। ए ऑप्शन है ना इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन इधर दिया है, ऑप्शन इधर दिए हैं। किस प्रकार के वनों में चीड़ प्रकार के पेड़ सामान्यतः पाए जाते हैं? तो ये चीड़ के जो पेड़ है ना वो ठंडे प्रदेशों में ऊंचाई में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही है, समशीतोष्ण पर्वतीय इस तरह के वनों में। अगला क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल की आग से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है? बोल रहा है यहाँ पे आसपास के जंगल से खाली कराएं, अग्निशमन उपकरण के रूप में पानी का उपयोग नहीं करना। देखो यहाँ पे लिखा है कि कौन सबसे अच्छा तरीका नहीं है, तो मतलब जंगल की आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग तो जब बड़े मात्रा में किया जाता है ना, तो आपका बी ऑप्शन है ना, यही सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, वन प्रबंधन से संबंधित JFM का पूर्ण रूप क्या है? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन। ए ऑप्शन है आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 59 क्या बोल रहा है? वैज्ञानिकों ने परजीवी फूल वाले पौधे ग्लेडोविया कोन्याकियानोरम की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका कोई नहीं, तो जिसमें कोई नहीं है वो होना चाहिए, तो ये इसमें क्लोरोफिल नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 60, निम्न में से किस क्षेत्र में पिग्मी पाए जाते हैं? तो पिग्मी है ना, ये एक तरह की प्रजाति है, वो भी मनुष्यों की, तो ये पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय वनों में। सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 61 क्या बोल रहा है? आनुवंशिक रूप से शुद्ध ट्री स्टैंड के व्यक्तियों का एक समूह है। तो शुद्ध ट्री स्टैंड मतलब एक ही प्रजाति के, तो ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 62 क्या बोल रहा है? सामाजिक वानिकी के लाभ हैं पर्यावरण की बेहतरी, प्रदूषण में कमी, हवा से बचाव या उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। 63 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है? तो अमेजन वर्षा वनों को बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 64 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा
शब्द न केवल एक जीव द्वारा व्याप्त भौतिक स्थान का वर्णन करता है बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो जो हम लोगों ने नीस पढ़ा था ना, NICHE, जो भी इसको आप बोलो, उसी की बात कर रहा है। तो पारिस्थितिक स्थान, इस यही बी है ना, यही सही है। इसको हिंदी में ये भी बोलते हैं, आला भी बोलते हैं, कुछ जगह आला लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, बोल रहा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है ना, जंगल, जंगल नहीं है, बाकी सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, जैसे बांध का जलाशय, धान का क्षेत्र या बगीचा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 66, मानव और वन्य जीवन के बीच किसी भी अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक जीवन या पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसको मानव वन्य जीव संघर्ष बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा मानव वन्य जीव संघर्ष का कारण है। ऑप्शन है, दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, दो ऑप्शन आगे दिए होंगे। प्राकृतिक खाद्य संसाधनों की उपलब्धता में कमी, ये तो सही है। वन क्षेत्र में वृद्धि, वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ है, पहला तो सही लग रहा है, बाकी दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। पर्याप्त वर्षा, वन्य जीव जानवरों की जिज्ञासा जो वन क्षेत्र के बाहर ले जाती है, उनकी जिज्ञासा नहीं है। इसका ए ऑप्शन ही सही है। चलते हैं 68 पे, कहाँ पे है 68, हाँ ये चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्य जीव संघर्ष का परिणाम नहीं है। मानव संपत्ति को नुकसान, वन क्षेत्र में वृद्धि, वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ होती है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 69, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उल्लेखनीय आदमखोर के लिए प्रसिद्ध है। आदमखोर मतलब ह्यूमन ईटिंग, तो तेंदुआ और बाघ दोनों के लिए है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने का उपाय है। सभी जंगली जानवरों को मारना, ये तो बेकार है। प्राकृतिक वनों से सभी जंगली जानवरों को चिड़ियाघर में शिफ्ट करना। स्टॉप लाइट का उपयोग, जो सी ऑप्शन है ना, यही सही है। इस लाइट का प्रयोग करने से ना जंगली जानवर भाग जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 71, कौन सी एजेंसियां सामाजिक वानिकी के विकास के लिए वित्त पोषण कर रही हैं, मतलब पैसा उपलब्ध कराती हैं। कनेडियन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियां, स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियां, राष्ट्रीय कृषि आयोग, तो ये तीनों उपलब्ध कराते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 72, क्या बोल रहा है, सिल्वीकल्चर की प्रथा का वैज्ञानिक आधार है। तो जो इसका वैज्ञानिक आधार है उसको बोलते हैं वन प्रबंधन, मतलब फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान के किस समुदाय की वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में धार्मिक आस्था है। लॉरेंस बिश्नोई का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, और अभी उसने सलमान खान को धमकी दी है कि उसने जो सलमान खान पे आरोप लगा था ना कि जो काला हिरण का शिकार किया था। तो बिश्नोई समाज जो है ना राजस्थान में पाया जाता है, जो वन और वन्य जीवों का संरक्षण में इनकी धार्मिक आस्था है। बी ऑप्शन है इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, घनत्व निर्भर सीमित कारक का उदाहरण है, मतलब कौन घनत्व पर निर्भर है। प्रतिस्पर्धा, भीड़ और रोग, ये सभी तीनों हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 75, क्या बोल रहा है, 1960 से पिछले 50 वर्षों में हमारे पर्यावरण में CO2 की सांद्रता में लगभग कितनी वृद्धि हुई है। तो 1960 से 2010 के बीच में लगभग 14% वृद्धि हुई है CO2 के लेवल में। तो सी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76, अल्फा विविधता किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो ये अल्फा विविधता है ना, ये प्रजाति स्पीशीज की समृद्धि इसको प्रदर्शित करती है। तो ए ऑप्शन है ना सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, क्या बोल रहा है,
यह पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक कड़ी का गठन करता है। मैंग्रोव वन जो है ना वो सुंदरवन के डेल्टा में ज़्यादातर पाए जाते हैं। वैसे पाए तो गुजरात के जो तट है वहाँ पे भी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ भी पाए जाते हैं। तो आप थोड़ा कॉमन तरीके से आप समझ सकते हो कि तटीय इलाके में पाए जाते हैं। तो ये समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया 77 का। चलते हैं 78 में। थियोबैसिलस और बेगियाटोआ किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये ना बैक्टीरिया है जो सीवेज है ना उसके डिकम्पोजिशन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डी ऑप्शन है ना ये सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा संरक्षण में मदद नहीं करेगी? कंटोर जुताई, पट्टीदार खेती, शेल्टर बेल्ट बनाना, ये तीनों करती हैं। डी ऑप्शन है ना ये सही होगा। ढलानों पर ऊपर नीचे जुताई करना, जिससे जो मिट्टी है ना वो उसके बहने का चांस बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80। बालू का ढेर किसके कारण बनता है? रिक्तियों में वायु, सतही तनाव के कारण रिक्तियों में नमी बनी रहती है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। जो नमी है ना उसकी वजह से बालू का ढेर बन जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वृक्षारोपण, कम बारिश, ओजोन परत का पतला होना, वनोन्मूलन। डी ऑप्शन आपका सही है। देखते ही समझ में आ जाएगा। 82 क्वेश्चन नंबर है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को कब अपनाया गया था? तो पहली राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की बात कर रहे हैं तो ये 1983 में अपनाया गया था। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 83 NWAP प्रदान करते हैं। ऑप्शन देखते हैं। भविष्य में वन्य जीव संरक्षण के लिए रणनीति, कार्यक्रम और परियोजनाओं की रूपरेखा। पहला तो सही है। दूसरा है इस योजना के तहत संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रस्ताव है, ये भी सही है। तीसरा है वन्य जीव संरक्षण के केंद्रीय निदेशालय और WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारतीय वन संस्थान जो देहरादून में है, पहल और निगरानी के लिए नोडल एजेंसियां। तीनों सही हैं तो आपका डी ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक विस्तृत रूप से पाए जाते हैं? कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो पर्णपाती जहाँ पे हो वहाँ पे सीधा मारो टिक। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, सी ऑप्शन है सही है। 85 है विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों में वनीकरण के लिए अलग अलग तकनीकें हैं। ये तकनीकें हैं शुष्क क्षेत्रों में वनावरण, वन रोपण, नहर तटों की सिंचाई के लिए वृक्षारोपण, बिना सिंचाई के शुष्क स्थानों का सुधार। मतलब कहाँ पे वनीकरण करना चाहिए? तो इन सभी जगह पे करना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 86 वनीकरण की प्रक्रिया है। तो वनीकरण की प्रक्रिया क्या है? मतलब अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इसको बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की एक संयुक्त पहल है। तो इसको बोलते हैं ट्रैफिक। ये ऑप्शन है ये सही है। ट्रैफिक का फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस TRA। फिर FF जो है ना तो पहले का मतलब है फ्लोरा, दूसरे का मतलब है फौना, IC मतलब इन कॉमर्स। अगला क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है? वे मार्ग हैं जिनके माध्यम से वन उत्पाद मतलब फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट हैं वो उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक जाते हैं। उपभोक्ता चैनल, विपणन चैनल बोलते हैं उसको। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है? आरक्षित वन में किसी भी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले
किसी व्यक्ति को बेदखल करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत रेंजर को प्राप्त है? 89। इसका जो सही ऑप्शन है ना डी है, लेकिन 61 का ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 61 है ना उसमें ABCD करके इस तरह से कोई धाराएं नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 89 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। मुख्य वन्य जीव वार्डन किसी भी व्यक्ति को किसके लिए अभ्यारण्य में प्रवेश की अनुमति दे सकता है? वन्य जीवों का अध्ययन, फोटोग्राफी या पर्यटन, इन सब के लिए दे सकता है इजाज़त। तो डी ऑप्शन है ना वो सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय वन्य जीव बोर्ड इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना कब की गई थी? 1952। सी ऑप्शन है सही है 91 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में। क्या बोल रहा है? जैव विविधता अधिनियम जो 2002 का है ना, ये किसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में इसको लागू किया गया था? तो जो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है जो 1992 में हुआ था, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसको एक्ट को बनाया गया था। तो बी ऑप्शन 92 का सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 93। कार्बन क्रेडिट, इसको क्या कहा जाता है? कार्बन ऑनसेट, कार्बन ऑफसेट, कार्बन भत्ते या कार्बन योजना? तो कार्बन भत्ते भी बोलते हैं इसको। सी ऑप्शन है सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 94। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष? 1992। बी ऑप्शन सही है। अंतिम वन नीति, तो अंतिम वन नीति आई 1988 में। सी ऑप्शन आपका सही है। तीनों वन नीति आनी चाहिए 1894, 1952 और 1988। अगला क्वेश्चन नंबर 96। क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 की परिकल्पना है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना वनों के अंतर होना है? 1/3, तो 33%। बी ऑप्शन सही है। अगला, किसी भी क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित करने का अधिकार राज्य सरकार को है, किस धारा के अंतर्गत है? तो ये भारतीय वन अधिनियम 1927 की बात है, तो उसके अंतर्गत धारा 3 के अंतर्गत। तो इसका 97 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 98। जिस भूमि को आरक्षित करने के लिए अधिसूचित किया गया है उस पर अधिकार रखने या दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दावों और आपत्तियों को सुनने के लिए समय की अवधि है, तो कम से कम 3 महीने। ये ऑप्शन है सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। क्या बोल रहा है? वन बंदोबस्त अधिनियम 1965 की किस धारा के तहत एक अधिकारी प्रस्तावित रिजर्व का निरीक्षण करता है और सत्यापित करता है कि नक्शा सही तरीके से बनाया गया है या नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है बी, धारा 6। लास्ट क्वेश्चन है, वन बंदोबस्त विंग का क्या उत्तरदायित्व है? ऑप्शन देखते हैं। वन सीमाओं का सर्वेक्षण करना, अधिकारों का बंदोबस्त, नवीन वन खंडों की अधिसूचना। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। तो इसी के साथ आपके 10 मॉक टेस्ट थे जो एडू गिरिल्ला पब्लिकेशन की बुक आई थी उसमें ये दिए गए थे, तो ये मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। तो टोटल 1000 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो आप इसमें से यदि हर मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन हटा भी दीजिए तो कम से कम आपने 900 क्वेश्चन तो आपने किए ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अभी जो समय बचा है इसमें मैं आपको कुछ और जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं छोटे छोटे वीडियो उस पर मैं आपको देता रहूँगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।